नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम हिस्ट्री जो अपना सब्जेक्ट है इसको लेकर चलते हैं। आज इसको पढ़ेंगे ध्यान से और बिल्कुल लो लेवल से इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक इसको लेके जाना है हमने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा इतिहास जिसको हम बोलते हैं ये होता क्या है। इतिहास, इसका मतलब क्या होता है, इतिहास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बोला जा सकता है कि जो हमारे अतीत की घटनाओं को वर्तमान समय में जो इनका मूल्यांकन किया जाता है इसी को हम बोल देते हैं ये हमारा इतिहास है। मतलब पीछे जो हमारे अतीत में जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं उनको आज हम वर्तमान में जान रहे हैं। तो जब हम आज वर्तमान में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको बोल दिया जाएगा ये हमारा क्या है, इतिहास है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप इसको देखोगे तो ये एक पास्ट में चला जाएगा और पास्ट में जाने वाली चीज जो होती है उसको हम बोल देते हैं ये बीत चुका है। और बीता हुआ चीज जो है वो हिस्ट्री में काउंट हम उसको करेंगे। अब इसी के अंदर हम जब भारत के इतिहास को जानते हैं तो भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं और 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा आ जाता है मध्यकाल और तीसरा आ जाता है हमारा आधुनिक काल। ये 3 कालों में हम इसको पढ़ते हैं। और यहां से एक चीज और बन सकती है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी ये 3 कालों में सबसे पहले बांटा किसने था। तो सबसे पहले एक अंग्रेज के द्वारा बांटा गया था जिसको बोला गया था, नाम था उसका जेम्स मिल। फिर उसके बाद एक भारतीय इतिहासकार आए जिनका नाम था आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, जिन्होंने भारत का इतिहास को क्या है 3 भागों में बांट दिया। और जेम्स मिल ने भी 3 भागों में बांटा था। इन्होंने जो 3 भाग बांटे थे वो एक बोल दिया जाता है हिंद काल, दूसरा आ जाता है मुगल काल और तीसरा आ जाता है अंग्रेज काल बोल दो या ब्रिटिश काल बोल दो। ये जो डिवाइडेशन की गई थी ये सांप्रदायिक तौर पर की गई थी, इसलिए क्या है इसको वैलिड जो है नहीं माना जाता। और जो ज्यादा वैलिड माना जाता है वो यही माना जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 भागों में बांटकर हम इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम जब भारत के इतिहास को जानते हैं तो एक चीज हमारे सामने आती है सबसे पहले, और वो है भारत के प्राचीन नाम कौन कौन से, क्या क्या नाम लिए गए हैं भारत के। अब उन भारत के नामों पे अगर देखा जाए तो यहां से मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूं। पहले प्राचीन भारत के नाम। प्राचीन भारत के नाम क्या क्या रहे, तो उन नामों में सबसे पहला नाम जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, भारतवर्ष। सबसे प्राचीन नाम जो है वो है भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष जो नाम रखा गया ये वैदिक काल के अंदर एक भरत नामक जन था या बोल सकते हैं कबीला था, और उसी के ऊपर क्या है ये नाम जो है रख दिया गया है। वंश पर आधारित एक नाम है, भरत नामक वंश था और उसी के ऊपर ये भारत का नाम जो प्राचीन नाम पड़ा भारतवर्ष पड़ा है। उसके बाद अगर देखा जाए
तो भारतवर्ष का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आर्यों का देश। भारतवर्ष का मतलब आर्यों का देश। और ये जो आर्यों का देश बोला गया है, तो ये जो आर्य थे ये कहाँ के निवासी बताए गए हैं? आर्य कहाँ के निवासी बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं जी मध्य एशिया के। और ये पुख्ता किसने किया था? तो मैक्स मूलर। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी बताए गए हैं। आर्यों का निवास स्थान जो मध्य एशिया बताया गया, और यही इनका ही एक कबीला था भरत नामक, और उसी के नाम पे इसका नाम जो है, प्राचीन नाम जो है भारतवर्ष रखा गया था। उसके बाद अगला नाम जो इसका पड़ा है भारत का अपने, वो है सिंधु या इंडस बोल सकते, सिंधु या इंडस। अब ये जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है विदेशी, जितने भी आप बोल सकते हो विदेशी आए थे भारत में यात्रा के दौरान, या जिन्होंने भारत में विदेशी आक्रमण किए हैं, उन्होंने क्या है ये नाम जो है भारत को दिया है, सिंधु या इंडस। और असल में ये जो नाम है ना किस पर आधारित है? तो ये एक नदी पर आधारित है, क्योंकि सिंधु एक नदी है और सिंधु को इंग्लिश में यूनानी लैंग्वेज में बोला जाता है इंडस। ठीक है, तो ये इसका नाम दूसरा था। तीसरा नाम जो हमारे सामने आता है वो है इंडिया। इंडिया। अब इस इंडिया के ऊपर बात की जाए तो ये जो नाम दिया गया है, मेनली ये नाम दिया गया है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यूनानियों के द्वारा इसका नाम दिया गया है ये। और ये इंडिया की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो फुल फॉर्म के ऊपर बात की जाए, इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ये इसकी जो हम बोल सकते हैं फुल फॉर्म है। और एक और फुल फॉर्म भी ली जाती है, और भी एक इसका मीनिंग फुल फॉर्म लिया जाता है, और वो है इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट नेशन नेशन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। ये इसका फुल फॉर्म जो है, दो तरीके से हम इसका फुल फॉर्म जो है वो देखते हैं। कई बार पूछा जाता है इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने, और इंडिया की फुल फॉर्म है उसको हम दो तरीके से क्या है एक्सप्रेस करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त एंड इंडिपेंडेंट नेशंस डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, ये इसके नाम है। उसके बाद अगर बात की जाए, एक नाम और भी हमें सुनने में मिलता है भारत का प्राचीन नामों में, तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अब ये जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है तीसरी सदी में दिया गया था, तीसरी सदी में ये नाम दिया गया है। और दिया किसने है, तो सर्वप्रथम ये जो भारत को हिंदुस्तान बोला गया, ये बोला गया है ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा क्या है, भारत को हम बोल सकते हैं सबसे पहली बार हिंदुस्तान का जो नाम दिया गया भारत को। और ये कहां पर मिला है हमें, तो देखो ईरान के जो शासक थे ना, जितने भी रूलर रहे हैं ईरान के,
जितने भी शासक थे इन्होंने क्या किया था, अभिलेख लिखने की जो कला थी उसको विकसित किया था। अशोक ने भी इन्हीं से सीखी थी। और जितने भी ईरान शासकों ने अपने अभिलेख जारी किए हैं, उन अभिलेखों के अंदर जो ईरानियों ने भारत का नाम दिया है वो दिया है हिंदुस्तान। तो आपसे कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर, तो वो क्या हो सकता है भी भारत का नाम हिंदुस्तान है, किसने दिया? ईरानियों ने दिया। कहां पर दिया? तो तब आप बोलोगे ईरानी शासकों के द्वारा जितने भी अभिलेख जो जारी किए गए हैं, उन अभिलेखों के अंदर जो हमें नाम मिलता है भारत का, वो मिलता है हिंदुस्तान। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भी ये जो हमारा ये हिंदुस्तान का नाम आया है ना, असल में ये जितने भी मध्यकाल के इतिहासकार रहे हैं उन्होंने भी क्या है, इसको हिंदुस्तान का नाम दिया है। मध्यकाल के इतिहासकार जितने भी इतिहासकार हुए हैं, चाहे वो अल-बरूनी हो, ठीक है, चाहे वो आपका इल्तुतमिश वगैरह, इब्न बतूता वगैरह, जितने भी यात्री आप बताओगे भारत में जो मध्यकाल के दौरान आए हैं इतिहासकार, उन्होंने जो नाम दिया है वो भी इन्होंने मध्यकाल ही दिया है। अपना जो भी इन्होंने पुस्तक लिखी, जो भी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, उन बुक्स में क्या है, ये नाम जो है भारत का हमें मध्यकाल के अंदर मिलता है, हिंदुस्तान। अगला नाम जो हम बात करते हैं तो वो हम करते हैं जम्बू द्वीप की। अगला नाम पड़ा है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप जो नाम दिया गया है भारत को, ये कहां पे हमें मिलता है? तो ये मिलता है, जितने भी आप बौद्ध ग्रंथ देखोगे तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है जी हमें जम्बू द्वीप। और ये नाम दिया किसने था? तो ये नाम बताया जाता है अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके अंदर भारत का नाम जो है वो जम्बू द्वीप जो है पाया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसके ऊपर नामों के ऊपर कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद आगे चलते हैं, नाम तो हुए, अब बात करते हैं भारत की जो प्राचीनतम भाषाएं रही हैं उन भाषाओं के बारे में, उनकी लिपि वगैरह, भाषा वगैरह। तो देखा जाए भाषा जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो भारत की भाषा बताई जाती है वो बताई जाती है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा जो है वो बताई जाती है। और उसके बाद अगली जो भाषा बनी वो बनी है संस्कृत। और संस्कृत भाषा जो बताई जाती है ये 4वीं सदी की बताई जाती है। भारत की जो संस्कृत भाषा बनी है ये 4वीं सदी में इसका क्या है, उदय बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर भारत की भाषा जो है वो कौन सी हो गई थी? 4वीं सदी में आकर तो वो संस्कृत हो गई। और स्टार्टिंग में जो भाषा रही थी वो प्राकृत रही थी। अशोक के जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो सबसे पहले प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। तो ये हमारा इसके भाषा के ऊपर हुआ। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, एक नाम और भी हमें मिलता है इसका, वो है हिंदू। हिंदू जी चाइना का शब्द है, मतलब चीनियों ने जो भारत को नाम दिया था वो हिंदू दिया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हेनसांग के द्वारा। हेनसांग ने जो नाम दिया है वो दिया गया है हिंदू। अब ये जो हेनसांग है ना, ये एक बौद्ध विद्वान भी था और ये एक ट्रैवलर भी था, यात्री भी था जो भारत में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय पर उसने अपना क्या है एक बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर जो भारत का नाम दिया था वो दिया था हिंदू। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने बात की, हेनसांग के द्वारा ये नाम दिया गया। तो ये नामों के ऊपर बात थी हमारी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो भारत का इतिहास है या जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को
एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करने वाले कौन हैं? तो वो हैं यूनानी। यूनानियों ने ही क्या है, एक हिस्ट्री को सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया। और इतिहास लिखने की अगर मैं शुरुआत मानता हूं तो शुरुआत कब से हुई है इतिहास लिखने की? तो ये इतिहास लिखने की जो शुरुआत हुई वो कब से मानी जाती है? तो लगभग 18वीं सदी के अंदर। 18वीं सदी मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में, 1700 से लेके 1800 के बीच में क्या है, हम बात करेंगे सारी इस वाले टाइम पीरियड में क्या है, ये जो इतिहास लिखने की शुरुआत जो है भारत की गई। मतलब भारत का इतिहास जो लिखना शुरू हुआ है वो 18वीं सदी में हुआ है। अब इसको क्या है समझते हैं कब से शुरू हुआ एक्चुअली में। तो बात है 1784 की। 1784 में ना एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक संस्था का स्थापन किया था और वो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1784 में। और इसकी जब की गई, किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा क्या है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। अब बात यह है भी इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट क्यों की गई? इसका एक ही एम था, स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत का जितना भी आप बोल सकते हैं संस्कृति रही है, भारत की जो भी संस्कृति थी, उस संस्कृति को समझने के लिए क्या है इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। क्योंकि असल में देखा जाए तो अंग्रेजों ने ना बहुत लंबे समय तक भारत में राज करना था और उस चीज को देखो आप अपने पे लगा के चलो, अगर आपने किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक राज करना हो या बहुत लंबे समय तक अपने वजूद को बना के रखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया के जितने भी लोग हैं या उस एरिया का जितना भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा। और वहां पे रह रहे जितने भी जीव जानवर लोग वगैरह हैं उन लोगों का जितना भी आप देखोगे कल्चर क्या है, उनका हॉबीज क्या है, किस प्रकार के वो एनवायरमेंट में रह रहे हैं, उन सभी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और उसी चीज को समझने के लिए अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज करने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस सोसाइटी का मेन मकसद ही यही था भारत की संस्कृति को समझना। और उस भारत की संस्कृति को समझने के लिए इनको क्या करना पड़ा, भारत के तमाम धार्मिक ग्रंथों को इनको पढ़ना पड़ा। अब ये अंग्रेज जो थे ये ना तो संस्कृत पढ़ सकते थे ना ये हिंदी पढ़ सकते थे, तो इनको क्या है जितनी भी भारत के अंदर जितने भी धर्म विराजमान थे उन धर्मों से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी उन सभी पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया गया इन इंग्लिश। और ट्रांसलेशन करने का जो काम किया गया वो किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो वो इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया है। अब इसी में हम अगर बात करते हैं तो प्रथम पुस्तक, फर्स्ट बुक जो इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन की गई वो की गई है भगवत गीता को। भगवत गीता जो थी पहली पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, पहली धार्मिक पुस्तक। क्योंकि पुस्तकें बहुत होती हैं, कुछ पुस्तकें धर्म से जुड़ी होती हैं और कुछ लोगों से जुड़ी होती हैं, मतलब कुछ सोशल से जुड़ी होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं। तो ये धर्म से जुड़ी हुई पहली पुस्तक थी भगवत गीता, जिसका क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। अब यहां से कई बार पूछा जा सकता है ये ट्रांसलेशन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो यहां से भी फैक्ट अपना बन सकता है। तो ये किया गया था 1785 में, 1785 में ये किया गया है।
और 1785 में किया किसने है, तो ये किया गया है विलिंग्किस के द्वारा। ठीक है, विलिंग्किस के द्वारा। विलिंग्किस के द्वारा ये किया गया है। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्या चीज था इसका, क्या एम था, कैसे भी क्वेश्चन बने आप इसको क्रैक करोगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो थी पहली धार्मिक पुस्तक। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए पहला नाटक कौन सा है जिसको क्या है अंग्रेजों ने इंग्लिश में सबसे पहली बार उसका ट्रांसलेशन किया, पहला नाटक, तो ये पहला नाटक था प्ले जिसको क्या है इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया, वो था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। और ये अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसा नाटक है जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा, जिसको शेक्सपियर बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये पहला नाटक था जिसको क्या है अंग्रेजों ने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद कब किया गया है और किसने किया है यह भी यहां से पूछा जाए तो यह किया गया था 1799 में, 1789 में। और जिन्होंने किया है वो किया है जी विलियम जोन्स के द्वारा, बाय विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया है। ठीक, तो याद रखना है इसको। ये हुआ हमारा अभिज्ञान शकुंतलम। फिर उसके बाद मनुस्मृति। मनुस्मृति का भी क्या है ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। और ये कब किया गया है मनुस्मृति का, तो ये किया गया है 1794 में। किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी हमारा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्ट थे जो हमने अभी देखे। फिर उसके बाद जो इस मनुस्मृति का नाम दिया गया था जब इसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया, को क्या नाम दिया गया विलियम जोन्स के द्वारा, यहां पर भी कई बार क्या है कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। मनुस्मृति का जो ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया, किस नाम से किया मनुस्मृति का, ए कोड ऑफ जेंट्स ए कोड ऑफ जेंट्स लॉज। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंट्स लॉज, ये इसका नाम जो है हम बोल सकते हैं। विलियम जोन्स ने जो इस मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया इन इंग्लिश लैंग्वेज, टाइटल ये दिया था उसको। ठीक है, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो बुक्स के ऊपर आधारित था वो सारा हमने देखा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, ये अकेली कोलकाता में ही स्थापित नहीं की गई, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना की जाती है कोलकाता में। ये हमने अभी पढ़ा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई थी 1784 में।
ये की गई थी कलकत्ता में। अब ऐसे नहीं है भी ये यही बनाई गई थी कलकत्ता में, इसकी और भी बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ कहाँ की गई हैं, क्या क्या नाम दिया गया था? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये तो बनी बंगाल में। उसके बाद अगली एक इसकी ब्रांच और बनाई गई जिसको बोला गया एशियाटिक सोसाइटी इन बॉम्बे। एशियाटिक सोसाइटी इन बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी इन बॉम्बे। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की गई इसकी, ये 1804 में की गई है। ये अलग से एक इसकी ब्रांच और बनाई गई बॉम्बे में। और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचें जो हैं हम बोल सकते हैं बनाई गई हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और बनाई गई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, ये बनाई गई आगे लंदन में, ठीक है। इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट इंग्लैंड में की जाती है और ये की गई 1823 में। और ये कहाँ की गई थी? लंदन में, ठीक है। तो ये लंदन में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऊपर जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था हमने सारा इसमें क्लियर किया। सबसे पहले इन ब्रांचेस के अंदर जितनी भी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, वहां पर एक चीज को समझा गया भी जितनी भी संस्कृत भाषा है, चाहे वो भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा थी, उस भाषा में जो भी पुस्तक लिखी गई, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया गया, तो कुछ शब्द ऐसे मिले जो क्या है, यूनानी लैंग्वेज या यूरोप की लैंग्वेज थी उनके साथ मैच करते थे। और सबसे पहली बार ये बात बताई थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स इन्होंने बताया कि यूरोपीय भाषा जितनी भी है, यूरोप की जितनी भी लैंग्वेजेस है, उन लैंग्वेजेस में क्या है, भारत की जो संस्कृत और ईरानी भाषा है, भारत की जो संस्कृत और ईरानी भाषा है, इन दोनों लैंग्वेज का क्या है, जितनी भी यूरोपीय भाषा है, यूरोपियन भाषाओं में समानता है, ठीक है, उनमें समानता है। सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं, विलियम जोन्स एक ऐसे शख्स रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारत की संस्कृत और ईरानी भाषा में और यूरोपीय भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी में क्या है, कुछ ना कुछ जो है समानता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जो विद्या है, जो भारतीय एजुकेशन है, जब ये बात बताई गई उसके बाद क्या है, भारतीय विद्या जो है इसका अध्ययन शुरू हुआ। इसके अध्ययन को, भारतीय एजुकेशन की जो स्टडी है उसको क्या है आगे बढ़ाया, इसको बढ़ावा मिला, क्योंकि उससे पहले तो अंग्रेजों ने सोचा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, जब विलियम जोन्स ने यह बता दिया भी भारत की जो संस्कृत भाषा है और ईरान की जो ईरानी भाषा है, उन भाषाओं का यूरोप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके अंदर में समानता बहुत है, कुछ शब्द हैं वो मिलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे हम माता को संस्कृत में मात्रे बोलते हैं, सेम वैसे ही आगे क्या है, जो हमारी इंग्लिश है, यूरोपीय भाषा है, ये यहाँ पे हम मदर बोल देते हैं, ठीक है, माता को मदर बोल देते हैं। ऐसे ही पिता जो है, ठीक है,
इनको हम जैसे फादर बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, कुछ को रिलेशन इनके जो है वो बताया गया सारा। तो ये कुछ जब उनके द्वारा ये ज्ञान दे दिया गया, बता दिया गया भी समानता है भाषाओं में, भारत की हो चाहे वो ईरान की भाषा है चाहे वो यूरोप की भाषा है, उन सभी में कुछ ना कुछ समानता है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय एजुकेशन जो है, भारतीय विद्या जो है, उसको उसके अध्ययन को बढ़ावा मिला। और जैसे ही उसके अध्ययन को बढ़ावा मिलता है, फिर क्या हुआ है जी, सबसे ज्यादा जो इस अध्ययन को बढ़ावा देने में जिस आदमी ने अपना योगदान दिया है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही सबसे ज्यादा क्या है, इस भारतीय विद्या के अध्ययन को जानने में या इसको बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो दिया है। और मैक्स मूलर कहाँ से थे, तो ये एक जर्मन विद्वान थे, जर्मन के विद्वान थे ये मैक्स मूलर। और इन्होंने ही क्या है, भारतीय विद्या को जानने के लिए सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं योगदान जो है वो दिया है। उसके बाद आगे बात करें, इनका जो टाइम पीरियड है कई बार पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना, 1823 से लेकर 1902 तक का टाइम पीरियड है इनका, ठीक है। यहाँ पे जन्म है और ये इनका डेथ है, ठीक है। ये सारा हुआ हमारा। इन्होंने क्या है, भारत के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने क्या है उसका इंग्लिश में और कई दूसरी भाषाओं में भी क्या है ट्रांसलेशन किया गया। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया भारत के, और उनका अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या है इन्होंने ट्रांसफर किया है। और उसी ट्रांसफर में देखा जाए ट्रांसलेशन में, तो जो इन्होंने ट्रांसलेशन की भारतीय धार्मिक ग्रंथों की, वो धार्मिक ग्रंथों की ट्रांसलेशन एक नाम से जानी जाती है, उसको बोला जाता था सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। चीज को समझने की कोशिश करना। हुआ क्या था, विलियम जोन्स ने बताया था कि भारतीय भाषाओं में, ईरान की भाषाओं में और यूरोप की भाषाओं में बहुत कुछ समानता है। जब इनको ये पता चला समानता का, तो उसके बाद क्या हुआ, एक जर्मन के विद्वान आए मैक्स मूलर, 1823 से 1902 तक उनका टाइम पीरियड है। और उन्होंने ही क्या है भारतीय जो विद्या थी उसको जानने के लिए क्या है प्रयास किया, योगदान दिया अपना उसको जानने में। और उसी के तहत इन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है ट्रांसलेशन किया। और वही ट्रांसलेशन जो है धार्मिक ग्रंथों का, वो एक नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। अगले जो आप बोल सकते हैं, इसके अंदर विद्वान आते हैं जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ, काफी फेमस नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ। 1843 से लेकर 1920 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। से 1920 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है विसेंट आर्थर स्मिथ का। इन्होंने क्या किया है, एक अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक इन्होंने लिखी। 1904 में ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, 1904 में। और सबसे पहले क्या है, भारत के इतिहास को सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से जिस बुक में पेश किया गया है वो यही है। भारतीय इतिहास को सबसे पहले जिस बुक में सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको बताया गया,
वो किस बुक में बताया गया है, तो वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही बताया गया है। भारत के इतिहास को एक क्रम वाइज हम देखते हैं ना, जिसमें हम बोल देते हैं ना अभी, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जीरो से लेकर हाई लेवल तक, ऐसे क्या है, इसको जीरो से स्टार्ट करके भारतीय इतिहास को आगे आगे इसको बड़े सहजीदगी के ढंग से इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में पहली पुस्तक जो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित ढंग से क्या है, दर्शाती है। उसके बाद आगे देखा जाए, इन जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, चाहे वो द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट हो या विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखी गई अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो, इन बुक्स के अंदर एक चीज बताई गई है, और वो ये है कि भारत के अंदर ना कभी भी जो राजनीतिक एकता है, राजनीतिक एकता जो है वो कभी भी नहीं रही। और ये हम भी जानते हैं, राजनीतिक एकता, राजे एक दूसरे से लड़ते ही रहे हैं, और मेनली इन्होंने यही बताया कि भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो बिल्कुल जो है जीरो लेवल पे थी, कोई राजनीतिक एकता जो है वो नहीं रही। ये तो थे ब्रिटिश इतिहासकार या यूरोप के इतिहासकार, जिन्होंने कुछ अपने मत दिए हैं भारत के इतिहास के ऊपर, या जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है भारत के इतिहास को समझने के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद अगर की जाए बात, तो वो है भारतीय इतिहासकार। भारतीय इतिहासकार, और इन इतिहासकारों में देखा जाए तो कुछ नाम आएंगे हमारे सामने, कुछ बुक्स लिखी गई हैं भारत के इतिहास पे। तो सबसे पहली पुस्तक जो हम मान सकते हैं वो है 1924 में लिखी गई भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, जिसको बोला जाता है हिंदू पॉलिटी। और ये बुक जो लिखी गई, ये लिखी गई है केपी जायसवाल के द्वारा। केपी जायसवाल के द्वारा, ठीक है। भारतीय इतिहासकारों में सबसे पहला जिन्होंने इतिहास लिखने का अपना काम जो है वो पूरा किया। उसके बाद 1926 में, और ये वाली जो पुस्तक लिखी गई मराठी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में लिखी गई, और लिखने वाले जो थे वो थे वी.के. राजवाड़े। वी.के. राजवाड़े, इन्होंने जो लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ, जो नाम दिया इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ, पूरा नाम इसका है द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑफ मैरिज बाय वी.के. राजवाड़े। असल में है क्या, ये कोई भारत के इतिहास पे बात नहीं, नजर नहीं डालती, लेकिन क्या है, भारत के इतिहास में जो विवाह से संबंधित जितनी भी प्रथाएं रही हैं, उन प्रथाओं के ऊपर जो है ये एक बोल सकते हैं एक पूरी पिक्चर जो है ना, वो इस वी.के. राजवाड़े जी द्वारा क्या है वो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट जो है वो की गई। भारत के अंदर विवाह से संबंधित क्या होता था, 16 संस्कार वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं कि कैसे क्या सामाजिक स्थिति रही है, वो सारा कुछ हमें इसके बारे में बताती है ये पुस्तक। उसके बाद अगली पुस्तक जो लिखी गई इतिहास के ऊपर वो 1951 में लिखी गई है, और ये लिखी गई है द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज
इंडिया। ये भी एक बड़ी फेमस पुस्तक रही है, 1951 में लिखी गई, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये लिखी गई A.L. बेराम के द्वारा। A.L. बेराम के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। तो ये कुछ भारतीय इतिहासकार थे जिनके ऊपर हमने बात की। आज के लिए हम इसको, अपना जो ये सेशन है, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। कल फिर हम क्या है, इससे आगे चलेंगे। आज मेरा ये पहला लेक्चर था आपके बिल्कुल समक्ष, तो थोड़ा हो सकता है गड़बड़ भी रही हो, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो आप चीज़ को जानोगे, समझोगे उसको, उसमें। और बाकी इसमें क्या है, मैंने 0 लेवल से लेकर क्या है बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो कंटेंट है वो इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लो लेवल तक भी काम करेगा और हाई से हाई लेवल तक जो चीज़ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपको फिर अगले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी।